सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 25-26 में अपना 12th का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, यानी कि जो बच्चे मार्च 2026 में 12th के अपने एग्ज़ाम देंगे कॉमर्स स्ट्रीम से, उन बच्चों के लिए सीए फाउंडेशन सितंबर 26 में कैसे अपीयर किया जा सकता है, ये डिटेल वीडियो है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सीए करने के दो तरीके होते हैं, एक 12th के बाद, एक ग्रेजुएशन के बाद। तो हम ग्रेजुएशन की चर्चा यहाँ करेंगे नहीं। अगर आप 12th के एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको फाउंडेशन करना है, फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट करना है, इंटरमीडिएट के बाद आपने फाइनल करना है। अब मैं बेसिक बात बता देता हूँ। सितंबर 26 में आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके एग्जैक्ट एक साल बाद सितंबर 27 में आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके 2 साल बाद सितंबर 29 में आप सीए फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बेसिक बात मैंने आपको बता दी। यहाँ डिटेल में भी लिखा हुआ है। इस डिटेल के अंदर सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है कि आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा सीए कोर्स के अंदर, सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर। और अगर आप सीए फाउंडेशन कोर्स में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं फॉर सितंबर 26 एग्ज़ाम, तो पहली बात आपकी फ़ीस लगेगी 9,000 रुपये। और इसमें एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 1 मई 26। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 मंथ थियोरटिकल एजुकेशन, यानी कि 4 महीने पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। सितंबर में आप एग्जाम देना चाहते हैं, सितंबर को भूल जाइए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने हो गए। सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि आपको 1 मई तक एडमिशन कराना है। हम बच्चों को नॉर्मल लाते हैं कि आपने मार्च के एंड तक एडमिशन कराना है, ठीक है जी। उसके बाद आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देंगे, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम पास करेंगे। उसके बाद साथ में आपकी 12th भी पास हो जाएगी। उसके बाद आप 8 मंथ की थियोरटिकल एजुकेशन पूरी करेंगे। उसके बाद आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करेंगे। इंटरमीडिएट के बाद इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में अपीयर करके उसको पास करेंगे। एक इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल का। उसके बाद जो मेन है वो ये है, 2 साल की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद आप अपने आप को फाइनल में रजिस्टर कराएंगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन मॉड्यूल 2 देने पड़ते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी जो 2 साल की है, जो यहाँ लिखी थी। फाइनल कोर्स से पहले 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में यहाँ आपने एडमिशन लिया, यहाँ आपने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करी। उसके बाद आपको ICI TSS का एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम में एडमिशन अपीयर करना है, फाइनल का एग्ज़ाम पास करना है और खुद आप क्या बन सकते हैं, सीए। ये मैंने आपको बेसिक जर्नी बता दी। ये जर्नी डिटेल में बाद में देखेंगे। पहले बात करते हैं कि सीए फाउंडेशन जो हमने करना है, सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है। सीए फाउंडेशन में आपके 4 एग्ज़ाम आएंगे। सबसे पहला एग्ज़ाम है आपका अकाउंट्स। ये एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का है और ये सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है। मतलब जैसे आप 12th में सारा पेपर अपना लिख के सॉल्व करके आते हैं, ऐसे ही आपको अपना पूरा एग्जाम लिख के लाना है। इसके सिलेबस में क्या है मैं बता देता हूँ। कुछ टॉपिक +1 के हैं, कुछ टॉपिक +2 के हैं और कुछ टॉपिक नए हैं। जो टॉपिक +1 और +2 के हैं उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के घुमा के पूछेगा और जो पेपर चेक करने की जो मार्किंग है वो थोड़ी सी स्टेप वाइज हो जाएगी। थोड़ी सी जो है ना CBSE से थोड़ी सी स्ट्रिक्ट चेकिंग रहेगी। पहला चैप्टर है आपका अकाउंट्स के अंदर थियोरटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। ये सारी वो बातें हैं जो आपने +1 में पढ़ी हुई हैं, जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके अलावा है वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अगला है अकाउंटिंग प्रोसेस। मुझे उम्मीद है आपको आता होगा अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। जर्नल एंट्री करने के बाद सब्सिडी बुक्स बनाएंगे। सब्सिडी बुक्स बनाने के साथ साथ हम कैश बुक बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे। उसके बाद हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स सीखेंगे, यानी कि लेजर बनाएंगे। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर देखेंगे। ये सब आपने +1 में करे हुए हैं, ये सब आपने +1 में करे हुए हैं। अगला चैप्टर फेवरेट चैप्टर होता था बच्चों का +1 क्लास का, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एज इट इज़ है। इसमें एक नया टॉपिक ऐड है जो 12th +1 क्लास में नहीं था। कौन सा सर नया टॉपिक ऐड है? वो बड़ा सिंपल सा है, रेक्टिफिकेशन एंड BRS। मतलब हम पहले रेक्टिफिकेशन करेंगे, इसको अमेंडमेंट भी बोलते हैं, उसके बाद BRS करेंगे। ये टॉपिक नॉर्मली +1 में बच्चे नहीं करते। चैप्टर नंबर 4 है इन्वेंट्री।
ये इन्वेंट्री वही है जिसे आप स्टॉक भी बोलते हो। ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, आपने कभी नहीं करा हुआ पहले। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये वही चैप्टर है जो आपने +1 क्लास में पढ़ा था। +1 में आपने 2 ही मेथड पढ़े थे डेप्रीशिएशन के, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यहाँ पर इनके अलावा भी बहुत सारे 5-6 और एक्स्ट्रा मेथड हम सीखेंगे। उसके अलावा चैप्टर नंबर 6 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमाइजरी नोट, ये वही है जो +1 क्लास में था। कुछ टॉपिक नए आएंगे जैसे एकोमोडेशन बिल है, ये +1 में आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। और क्वेश्चंस का लेवल मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा एडवांस आएगा एज कम्पेयर टू +1 एंड +2। चैप्टर नंबर 7 फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये वही चैप्टर है जो आपने पढ़ा था। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट और फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, ये दोनों चैप्टर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आएगा। फिर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप बोलते हो NPO। डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। एक हम बनाएंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये डिटेल में बहुत एडवांस चैप्टर है आपका, एज +1 +2 नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस रहेगा ये। अगला पॉइंट है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब अगर आपने अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड को कंप्लीट नहीं किया हुआ तो हम कैसे उनको कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 पार्टनरशिप का, ये सारा का सारा आपने +2 क्लास में पढ़ा हुआ है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, गुडविल, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड LLP इंक्लूडिंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है ये नया है, अदरवाइज बाकी सारी वही चीज़ें हैं जो आपने +2 के अकाउंट्स में पढ़ी हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब कैपिटल की एडजस्टमेंट आएगी, गुडविल की वैल्यूएशन आएगी, तो क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, घुमा के आएगा। अगला है चैप्टर नंबर 11 कंपनी अकाउंट। इसके अंदर बेसिक बातें हैं, शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, शेयर को फॉरफिट करना, रीइशू करना, रीइशू करके पैसा कैपिटल लेजर में डालना। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये नया टॉपिक है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर शायद आपने पढ़ा हुआ है, और सिंकिंग फंड वाला मेथड और ये ओन डिवेंचर वाले मेथड 2-3 ये नए हैं। अदरवाइज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आपने +2 में पढ़ा हुआ है। अकाउंटिंग फॉर बोनस और राइट इशू, एक ये नया टॉपिक आएगा आपका। टोटल ये आपके 11 चैप्टर हैं CA फाउंडेशन के अकाउंट्स में। मैं दोबारा से देखूं, फर्स्ट चैप्टर हमने +1 में करा हुआ है, सेकंड चैप्टर हमने +1 में करा हुआ है, थर्ड चैप्टर हमने +1 में करा हुआ है, फोर्थ चैप्टर थोड़ा सा करा हुआ है, थोड़ा सा नया है। चैप्टर नंबर 5 कुछ हमने +1 में करा हुआ है, कुछ नया आएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ हमने +1 में करा हुआ है, कुछ एडवांस क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 7 हमने +1 में करा हुआ है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में था, लेकिन कई बार टीचर कराते नहीं है, स्कूल वाले भी हटवा देते हैं, तो शायद आपने कराओ और शायद आपने ना कराओ। अगला है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। पार्टनरशिप पूरी आपने +2 में करी हुई है, यही नया टॉपिक है। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनी के ये 2 टॉपिक नए हैं, बाकी आपने करे हुए +2 में। सिलेबस देखते ही लगता है अरे ये वही है जो +1 +2 में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। पेपर नंबर 2 इज बिजनेस लॉ 100 मार्क्स, बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक आपके लिए। आपने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा जो यहाँ पढ़ेंगे, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके लिए। 100 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लिखना पड़ेगा। चैप्टर गिनती के साथ हैं। कितने हैं जी चैप्टर गिनती के? 7। पहला है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लॉ कैसे बनता है, लॉ क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है, सेबी क्या वर्किंग करेगी, RBI क्या वर्किंग करेगी, IBBI क्या चीज़ होती है, ये बेसिक बातें इस चैप्टर के अंदर आएगी। अगला चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगला चैप्टर है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, अगला चैप्टर है पार्टनरशिप एक्ट, अगला चैप्टर है LLP एक्ट, अगला चैप्टर है कंपनीज एक्ट, और उसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये सारी की सारी थ्योरी है। बिल्कुल सही बात है सर। थ्योरी में हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, एक इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और मजे की बात है अंडरस्टैंड करने से काम नहीं चलेगा, हमें इसके लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो जब आप लॉ पढ़ेंगे तो पहले हम लॉ को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करने के बाद इसकी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ निमोनिक्स बनाएंगे हम, ताकि जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो लिख भी पाएँ और लंबे समय तक वो चीज़ें हमारी मेमोरी में रहें। निमोनिक के थ्रू हम बड़े आराम से इस सारे लॉ को पढ़ेंगे। अब डिटेल में बात करते हैं पेपर नंबर 3 की। ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, QA। ये आपका 100 मार्क्स का MCQ पेपर है। इसके 3 टॉपिक हैं,
पहला बिजनेस मैथमेटिक्स, ये आएगा 40 मार्क्स का। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, ये आएगा 20 मार्क्स का। तीसरा स्टैटिस्टिक्स, ये कितने मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स का। 40 20 40 100 मार्क्स हो गए। हाँ जी, सारा का सारा पेपर कैसे आएगा? MCQ प्लस एक मेन दिक्कत इसमें आएगी, वो है नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे ABCD। अगर आपने सही को सर्कल कर दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने गलती से गलत को सर्कल कर दिया देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी कि आपने 4 क्वेश्चन गलत करे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। सर मान लो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा तो देन यू विल गॉट 0, एंड 0 इज ग्रेटर देन माइनस के 0.25। टॉपिक कौन कौन से हैं देखते हैं जरा। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स, इसके अंदर आएगा रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 12 to 15 मार्क्स, जी हाँ, आउट ऑफ 40 12 to 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से करते ही फुल मार्क्स देता है। अगर आपके पास मैथ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से मैथ में 15 के करीब नंबर तो सिर्फ एक चैप्टर में से ले लेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 परमुटेशन कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको आप APGP भी बोलते हैं, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। GP लिखना चाहिए था मुझे, APGP। सेट, रिलेशन, फंक्शन, उसके अलावा है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। सर हमारे पास 12th में मैथ नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको टोटल पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए, चाहे आप कहीं से भी 50 नंबर लो। इंडिविजुअल मैथ में, इंडिविजुअल लॉजिकल रीजनिंग में, इंडिविजुअल स्टेट्स में पास होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको इन तीनों के टोटल 100 में से 50 मार्क्स लेने हैं। अगला टॉपिक आएगा हमारा बड़ा आसान, लॉजिकल रीजनिंग। बच्चे पूछते हैं सर ये कैसी चीज़ें हैं लॉजिकल रीजनिंग? मैंने कहा ये आपको पास कराने के लिए दी गई हैं। 20 मार्क्स की लॉजिकल रीजनिंग है, एक हफ्ते में हो जाती है और पूरे 20 मार्क्स देती है। नंबर सीरीज एक चैप्टर है, डायरेक्शन एक चैप्टर है, सीटिंग अरेंजमेंट एक चैप्टर है, और ब्लड रिलेशन चैप्टर है। गिनती के 4 चैप्टर हैं, और आप एवरेज भी लगाओ तो एवरेजली 5 मार्क्स का एक चैप्टर हो गया। 20 में से आप बड़े आसानी से 19-20 नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैट्स, और स्टैट्स कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। स्टैट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? पहला स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मुझे उम्मीद है कभी ना कभी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ओगीवा, इस तरह की चीज़ें। दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर सैम्पलिंग, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिसिप्लिन। इसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब चीज़ें जो आपने इकोनॉमिक्स में कभी ना कभी पढ़ी होंगी वो सारी हैं। उसके अलावा है एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा एक चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक चैप्टर है बड़ा आसान कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और एक और टॉपिक है हमारा इंडेक्स नंबर। ये आपका टोटल 18 चैप्टर के अंदर पूरा क्यूए ख़त्म हो गया। और क्यूए में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए जी? 50। ये 50 कहाँ से लेने हैं? कहीं से भी। जिन बच्चों के पास इको है वो अगला पेपर नंबर 4 ध्यान से देखेंगे, अदरवाइज इसके जो स्टैट्स हैं वो बहुत सारी इको से इंटरलिंक है, जो आपने +1 या +2 में कहीं ना कहीं पढ़ी है। पेपर नंबर जो 4 है वो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इसके भी बहुत सारे टॉपिक आपने कभी ना कभी +1 +2 में पढ़े होंगे, कुछ टॉपिक तो देखो नए आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये फेवरेट चैप्टर होता है CBSE का। उसके अलावा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन में आएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ये सभी आपने कभी ना कभी इकोनॉमिक्स में आइदर इन +1 और इन +2 पढ़ी हुई है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट मार्केट मुझे उम्मीद है आपको याद होंगी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके अलावा कुछ नई चीज़ें आएंगी, प्राइस डिटर्मिनेशन होगा इन सब मार्केट के अंदर, और प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट। ये टॉपिक भी आपने कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। अगला है नेशनल इनकम, ये तो फेवरेट टॉपिक रहता है CBSE का। बिजनेस साइकिल, मीनिंग, फेस, फीचर। 7वां चैप्टर शायद ने आपके लिए पब्लिक फाइनेंस, चैप्टर नंबर 8 है मनी मार्केट, चैप्टर नंबर 9 है इंटरनेशनल ट्रेड, और चैप्टर नंबर 10 है इंडियन इकोनॉमी। ये आपके 10 चैप्टर में से लास्ट के अगर मैं 4 या मैक्सिमम 4.5 चैप्टर कहूँ वो आपको थोड़े से ध्यान से देखने हैं, अदरवाइज बाकी सब कुछ आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है।
सर इको का पेपर, मैंने कहा 100 नंबर का, कैसा आएगा, MCQ। और फिर वही बात, 4 क्वेश्चन होंगे, सही को सर्कल करोगे तो 1 नंबर, गलत को सर्कल करोगे तो -0.25, और अगर आप क्वेश्चन ही छोड़ाओगे देन यू विल गेट 0। इस तरह आपके 4 पेपर हैं। अब आपको पासिंग क्राइटेरिया और बता देता हूँ, बड़ा ही आसान है। 400 मार्क्स का आपका CA फाउंडेशन का पेपर है। आपको पास होने के लिए 2 क्राइटेरिया फिल करने हैं। पहला क्राइटेरिया, किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, एंड दूसरा क्राइटेरिया, आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए कम से कम 200। ये 200 कैसे आया, 400 का 50%, यानी कि आपको CA में पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो कितने चाहिए, 50%। किसी भी सब्जेक्ट में 40% से कम नहीं हो सकते। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अकाउंट्स, लॉ, QA, इको। अगर किसी बच्चे के अकाउंट्स में 55 मार्क्स आते हैं, लॉ में 45 मार्क्स आते हैं, QA में 50 और इको में 50 आते हैं, तो उस बच्चे के मार्क्स तो हो गए 200। बिल्कुल सही बात है। और किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम नहीं है। यहाँ पे 50 से कम है लेकिन 40 से कम नहीं है। यहाँ पे जो 5 मार्क्स कम थे वो यहाँ एडजस्ट हो गए। इस तरह आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 50%, 200। और किसी भी सब्जेक्ट में 40% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। एक बात फिर से बता देता हूँ, जो QA है इसके जो 3 पोर्शन है, इन तीनों के मिला के 50 मार्क्स होने चाहिए। इसमें अलग से 20, इसमें अलग से 10, इसमें अलग से 20 की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है वो टेंशन ना लें, लॉजिकल रीजनिंग में 20 में से 20 लें, स्टैट्स में 40 में से 30-35 आ जाते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स में जो मिलेगा वो सब आपका प्लस है। तो ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताई CA फाउंडेशन की, तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नॉर्मली जब आप मार्च में एग्ज़ाम देंगे, शायद 28 मार्च को आपका लास्ट एग्ज़ाम है, अप्रैल के 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में फिर आपके एग्ज़ाम होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी CA की प्रोफेशनल जर्नी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो और आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपको नियर फ्यूचर में CA बनने में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको अपनी फाउंडेशन क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पुराने पाप जो आपने +1 में +2 में करे हैं वो धोने पड़ेंगे, और उनको धोने का समय अभी है, क्योंकि अभी आपके पास एम्पल टाइम है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने तो पूरे, और सितंबर के भी हमें 10-12 दिन मिल जाते हैं। 5.5 महीने के करीब आपको मिलेगा। इस 5.5 महीने में अगर हम जी लगा के, मन लगा के तैयारी करते हैं, तो एक तो हमारी CA फाउंडेशन पास हो जाएगी, देयर इज़ ए चांस कि आप ऑल ओवर इंडिया रैंक भी ला पाएँ। मेन बात क्या है कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, तो ना आपको इंटर में दिक्कत आएगी ना फाइनल में दिक्कत आएगी। इससे ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप नीचे दिए गए बटन्स पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।